ओके, सो अभी हम डिस्कस कर रहे थे फॉल्ट। ठीक है, एट फॉल्ट जो है, एक मिनट आप लोग आगे। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं अल्फा। एट फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना। अल्फा में क्या होता है? टू आइडेंटिफाई दिस फॉल्ट when terminal of the measure is connected to the conductor and other terminal is connected to the earth। ठीक है, एक टर्मिनल को, अगेन ये एक मेगार है आपका, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एक टर्मिनल को हम ग्राउंड कर देते हैं, दूसरे टर्मिनल को कंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक, ये है हमारे पास इसकी अप्रोच। टू आइडेंटिफाई दिस फॉल्ट वन टर्मिनल ऑफ द मेगा इज कनेक्टेड टू द कंडक्टर एंड अदर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द अर्थ। अब इसमें रीडिंग्स क्या आएंगी और किस रीडिंग से हमें क्या पता चल जाएगा? इफ द मेगार इंडिकेट जीरो रीडिंग, अगर मेगार पे रीडिंग जीरो आ जाए, इट मींस द कंडक्टर इज अर्थ। द सेम प्रोसीजर इज रिपीटेड फॉर अदर। हेलो, आवाज आ रही मेरी? सर ओके, इसमें नेटवर्क का थोड़ा पता नहीं क्यों आजकल इशू ज्यादा आ रहा है। तो अब हम बढ़ रहे थे, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है, एक दो मतलब आ गया ना, केबल है, केबल में जाहिर बात है इसके किसी ना किसी टर्मिनल के साइड से आप निकालेंगे और उसके एक वायर को, मेगर जो था उसके टर्मिनल को ग्राउंड कर देंगे और दूसरा अर्थ में लगाएंगे। अगर मेगर पे आपके पास रीडिंग जीरो आए, इसका मतलब है आपकी वो केबल जो है ना, उसमें ग्राउंड फॉल्ट है। और हर कंडक्टर जो उसमें लगा हुआ है, अगर 3 कोर है तो उसमें हर कंडक्टर में आपको चेक करना होगा। अगर आपके पास रीडिंग जीरो नहीं आ रही तो इसका मतलब वो अर्थ फॉल्ट नहीं है। तो ये जो तरीके हमारे पास थे, वो ग्राउंड या अर्थ फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई मतलब डिफरेंट फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करने के तरीके और मेगर पे क्या रीडिंग्स आनी चाहिए। तो आई होप कि ये तीनों फॉल्ट समझ में आ गए होंगे, इसका मतलब क्या है और किस तरीके से इसको देखा जाता है। अच्छा, 4 methods that are mostly used in fault detection, fault location। ठीक है, जब कोई फॉल्ट आता है तो उसकी लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए तीन चार जो मेथड जो मोस्टली यूज होते हैं, तो उसमें एक मेथड कहा जाता है एफ्रेम मेथड, दूसरा थंपर मेथड, तीसरा टाइम डोमेन रिफ्लेक्ट तो मेथड जिसको टीडीआर कहा जाता है, चौथा जो है बिज मेथड। तो मैं आपको थंपर और टीडीआर क्या है, ये भी एक किस्म का कंपोनेंट है और थंपर भी एक किस्म का, उसमें मेगार हम यूज करते हैं और उसको मैं आप दिखाता हूँ वो दोनों चीजों को। सो एक मिनट मुझे सिर्फ दें, आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ वो चीज। असल में मैं जो वो चलाता हूँ ना यूट्यूब से डायरेक्ट, तो आप लोगों के पास वो आ जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि एक ही नेटवर्क पे चल रही होती हैं चीजें। सो मैं इस पे आपको अच्छा, तो एक अभी शेयर कर रहा हूँ मैं, आई होप कि उससे कुछ आइडिया हो जाएगा आप लोगों को कि ये हो क्या रहा है। दोस्तों आज आप अच्छा, नजर आ रहा है आप लोगों को? नहीं सर, अभी शो नहीं हुई। अभी शो नहीं हुआ? अच्छा ठीक है, एक मिनट, एक सेकंड, अभी नहीं हो रहा तो मैं चेक कर रहा हूँ क्यों नहीं हो रहा। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। ओके, आई होप कि अब शेयर हो गया होगा। ठीक है, जी सर, हो रहा है। ओके। अच्छा, अब केबल थंपिंग या जो मैंने आपको बताया ना फॉल्ट अंडरग्राउंड में, जो है फाइंडिंग टाइप ऑफ, पहले तो हम यूजिंग मेगर से करते हैं कि भाई ओपन है, शॉर्ट है, क्या है। अब उसके बाद फिर हम केबल थंपर मेथड से पता करते हैं कि कहाँ कहाँ पे फॉल्ट है। तो केबल थंपर क्या है? बेसिकली पोर्टेबल हाई वोल्टेज सर्ज जनरेटर। एक केबल थंपर पर समझो कि एक किस्म का हाई वोल्टेज जो सर्ज जनरेट करता है और उस सर्ज को डायरेक्टली इंड्यूस किया जाता है केबल में। ठीक है,
और उसके बाद क्या था, इफ यू अप्लाई सफिशिएंटली हाई वोल्टेज टू द फॉल्टी केबल, द ओपन सर्किट शार्ट विल ब्रेक डाउन एंड क्रिएटिंग ए हाई आर्क करंट। ठीक, और उस आर्क से एक थंपिंग का साउंड जनरेट होगा और फिर उस साउंड को लोकेट किया जाता है। अब ये देखें आपके पास वीडियो इसमें, ठीक, अच्छा वो अलग है। अच्छा ये आपको मैं शो कर रहा हूँ, ये है, और Need a professional website? I created one for our startup using Wix. Let me show you how I did it. First, go to Wix.com. Our startup is constantly evolving, and आपको अच्छा आप देखें, नजर आ रहा है सबको? जी सर। ठीक है, अब ये अंडरग्राउंड फॉल्ट केबल को किस तरह, फाइंडर के बारे में बताएंगे। ये जो आप मशीन देख रहे हैं, ये केबल फॉल्ट फाइंडर साउंड भी आ रहा है सर। जी आवाज आ रही है इसमें? साउंड भी आ रहा है सर। आवाज में बिल्कुल क्लियर सुनने में आ रहा है आप लोगों को? जी सर, आवाज आ रही है वीडियो। ओके गुड। अच्छा ये है पिन पॉइंट लोकेशन ऑफ केबल फॉल्ट इन लो वोल्टेज केबल्स, मीडियम वोल्टेज केबल्स एंड हाई वोल्टेज केबल्स। अच्छा अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, मैंने केबल्स में आप लोगों को जो डिस्क्राइब किया था उसमें टाइप्स ऑफ केबल्स में अभी तक नहीं बताया था, तो उसमें मैं आज इंशाल्लाह वो भी लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, नहीं तो कल वाले लेक्चर में। मगर मैं अभी थारोली बता दूं, कल शायद हाँ डिस्कस किया था कल भी। उसमें ये कि लो वोल्टेज का मतलब है 1000 वोल्टेज तक जो होता है उसको हम कहते हैं लो वोल्टेज केबल है वो। उससे ज्यादा से लेके 11 केवी तक जो केबल अंडरग्राउंड की है उसको हम कहते हैं मीडियम वोल्टेज, और उससे ज्यादा वाला जो होता है उसको हम हाई वोल्टेज केबल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है, जो ये जो अभी वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है, तो इसमें आप देखिएगा कि किस तरीके से वो, ये पिन पॉइंट का मतलब यहाँ पे कि वो एग्जैक्ट लोकेशन बताता है कि भाई ये है कहाँ पर एरर। तो इस मेथड, केबल में मान लीजिए फेस टू फेस शॉर्ट है, आप फेस टू आर्क शॉर्ट है, उस कंडीशन में कौन सा लोकेशन में केबल का फॉल्ट है वो डिटेक्ट करने के लिए ये मशीन यूज करते हैं। इंजीनियरिंग वर्ड में इस मशीन को बोलते हैं हाई वोल्टेज शॉर्ट टेस्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो मैंने आपको बताया था जो थंब मेथड में क्या होता है कि आपके पास एक हाई वोल्टेज सर्ज जनरेट करता है, वो जो मेगा या जो डिवाइस है, ये भी वही देखो ना, हाई वोल्टेज सर्ज टेस्टर के नाम से इसको दिया गया। वो क्या करता है, वो अब मिसाल अर्थ में मिसाल यहाँ पे फॉल्ट है, अब मैं ये केबल है, ये आपकी केबल है, अब यहाँ पे आपने वो हाई वोल्टेज सर्ज दी, और यहाँ पे केबल ना समझो ये मैं ऑलरेडी ब्रेक की हुई केबल बनाता हूँ, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, अब ये केबल यहाँ पे ब्रेक हुई हुई, तो यहाँ पे जब हाई वोल्टेज सर्ज जो जाएगी इस पे, तो वो एक थंपिंग साउंड क्रिएट करती है। जिस तरह नहीं आप लोगों ने साउंड सुना होगा कि जब एक आर्किंग का साउंड सुना होगा ना, अजीब सा बिजली का आवाज आता है जब दो चीजें आपस में शार्ट हो रही होती हैं या कोई इस तरह का एक आर्क जनरेट होता है, एक अजीब सा साउंड जो मैंने कल आपको ना वीडियो दिखाई थी, हाई वोल्टेज जो परसों हम पढ़ रहे थे कि हाई वोल्टेज स्विच जब खुलता है तो एक अजीब सा साउंड जनरेट होता है, तो वो थंपिंग साउंड जनरेट होता है ना, उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये है कहाँ फॉल्ट। अब मिसाल में हाई यहाँ पे वोल्टेज जैसे दूंगा, तो क्योंकि ये थोड़ी सी ब्रेक हुई हुई है ना, तो यहाँ पे वो थंपिंग साउंड जनरेट होगा, तो वो साउंड जनरेट होगा ना, तो फिर उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उस वो साउंड जो है एक डिवाइस से ऊपर जो होता है हम चेक करते हैं और वो साउंड डिटेक्ट हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि ये फॉल्ट इस एरिया पे है। अब इसको देखिएगा यहाँ पर, ये आप देखिए उसका रेंज है। अच्छा इसकी वीडियो की आवाज आ रही है, सिर्फ मेरी आवाज आ रही है? वीडियो हाँ नहीं रही आवाज सर। वीडियो की आवाज नहीं आ रही? सर मेरे पास आवाज आ रही है पर स्लो सर मेरे पास आ रही है आवाज पर स्लो आ रही है वीडियो की। ठीक है, अब देखते जाएं इसको, प्रोसीजर देखें, मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ। आप यूज कर सकते हैं
तो ये सर्ज का मैंने काम से बता दिया, सर्ज का मतलब है हाई वोल्टेज हम जो देते हैं सर्ज देते हैं। मतलब 1 सेकंड में अच्छा अब यहाँ पे एनर्जी आउटपुट मतलब 1000 जॉल बता रहा है, क्योंकि ये सर्ज जो होते हैं ना, सर्ज कोई एकदम नहीं कंटिन्यूस हाई वोल्टेज नहीं होता, वो एक समझो कि एक सेकंड के लिए एक आप हाई वोल्टेज इंपल्स टाइप देते हैं। तो वो क्योंकि जब आपके पास किसी लिमिटेड टाइम के लिए हम वोल्टेज या को देते हैं तो उसको हम फिर एनर्जी में काउंट करते हैं। एनर्जी का फार्मूला इज इक्वल टू पी इंटू टी। तो आपके पास यहाँ पर एनर्जी जो है ना, ये 1000 जॉल्स तक मैक्सिमम एनर्जी जो है ना एक सर्ज में ये वो एक केबल में इंजेक्ट करता है। सेकंड में हम इस वोल्टेज को देते हैं और जिस जगह में वोल्टेज उस जगह में वो ड्यू टू हाई वोल्टेज उस जगह में वो सर्किट हो जाएगा, वह साउंड होगा, वह वोल्ट जनरेट होगा। अब ये देखते जाएगा। प्राइमरी में हम देखिए ये स्विच बोर्ड जो देख रहे हैं इसमें हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं और 230 वोल्ट फेज टू न्यूट्रल हम 230 वोल्ट देते हैं। ये पहले तो उस मशीन को चलाने के लिए 230 चाहिए, क्योंकि ये जो कहाँ से वो जनरेट करके देगा 200 जो पहले इसको खुद ऑपरेट करने के लिए मशीन को ये हमने 230 वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है। वोल्टेज देने की का वोल्टेज आपका 0 टू ये एक वेरिएक देखिए, ये 0 टू 230 वोल्ट का एक वेरिएक है और ये प्राइमरी साइड में लगा हुआ है और ये प्राइमरी साइड का जो आपका वोल्टेज इनपुट है आप देखिए इधर से 0 से 250 वोल्ट तक एसी आप सिंबल देखिए एसी का आप ठीक है, ये आपके पास प्राइमरी साइड पे 220 का वोल्टेज है और जाहिर बात है मीटर हमेशा उसमें थोड़ी रेंज ज्यादा होती है, तो ये 250 वोल्ट तक का मीटर है। तो ये अच्छा आउटपुट वोल्टेज क्या है इसमें रेंज जो 0 से लेके 16 केवी तक। अब नोट करें, अब देखो यहाँ पे हम दे कितना रहे हैं 220, जनरेट कितना कर रहे हैं 16 केवी, बहुत हाई वोल्टेज है। तो ये हम किस इक्विपमेंट से करते हैं, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज किस इक्विपमेंट से करते हैं, कौन सा इक्विपमेंट जो हम पढ़ कर आए जिससे लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज करते हैं? बताएं। उज़ैर, मुबश्शिर, मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा इक्विपमेंट है जिससे हम जो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज करते हैं? आप दोनों की मुझे आवाज नहीं आ रही कि मैं आई होप कि मैं सपोज कर रहा हूँ लोग ये मेरी आवाज सुनते जा रहे हैं या वीडियो देखते जा रहे हैं। तो ये हमें ये बता रहा है कि ट्रांसफार्मर से ही हम करते हैं ना, ट्रांसफार्मर ही वो इक्विपमेंट है जिसको हम पढ़ कर आए हैं, जिसमें हम लो वोल्टेज देते हैं तो आउटपुट हाई वोल्टेज भी ले सकते हैं, इन्वर्स भी कर सकते हैं। तो ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी यकीनन। तो हम यहाँ पर क्या करें 230 से कनेक्ट कर रहे हैं और 16 केवी आउटपुट हमें जनरेट करके ये जो इक्विपमेंट जो आपको नजर आ रहा है, तो जाहिर बात है इसमें इंटरनली ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो इस वजह से हम कह रहे थे ना इनपुट प्राइमरी साइड जो है हमारी उसमें 220 दे रहे हैं और जो सेकेंडरी साइड है उससे हमें जो ये 3-4 रेंजेस मिलती हैं। तो मैं अभी इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप देखिए ये वोल्टमीटर जी में सर। जो वोल्टेज है इसमें 3 मेजरिंग लाइन है। एक नीचे वाला जो दिख रहा है वो 0 से 8 वोल्ट है, बीच वाला जो है 0 टू 16 वोल्टेज है और ऊपर वाला जो है वो 0 से 32 वोल्टेज है। तो हम पहले जो प्राइमरी साइड में जो वेरिएक है उसको हम 0 कंडीशन में सेट करते हैं। तो इसका मीनिंग है जो इनपुट वोल्टेज है 120 वोल्ट है और 120 वोल्ट जो प्राइमरी में देते हैं तो सेकेंडरी में उसके हिसाब से हमारा वोल्टेज को हम सिलेक्ट करेंगे तो वो 8 केवी और 0 से 8 केवी के बीच में रहेगा। ठीक है, अच्छा इसमें अब यहाँ पे जो ना बता रहा है कि मैंने जो बताया था कि ये 3 रेंजेस डिफरेंट जनरेट कर रहा है 8, 16 और 32। तो उसकी हमें कैसे पता चलेगा ये 8 करेगा या 16 या 32? तो उसके लिए वो जो आपके पास नॉब नजर आ रही थी ना ब्लैक, उसकी रेंज से हम सिलेक्ट करते हैं। तो अगर हम इसको 0 पे रखेंगे इसका मतलब है 0 से लेके 8 जो हमारे पास किलोवाट जनरेट करेगा। ठीक है, ये उस चीज का रेट कर रहा है। सो अभी मैं इस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ, मगर हमें जो समझना है वो ये कि ओवरऑल एक हम सर्ज जनरेट कर रहे हैं। अब उस सर्ज की लेवल डिफरेंट है,
तो यहाँ पर 3-4 हैं, हर इक्विपमेंट जो है ना अलग अलग है। ये जो इक्विपमेंट इसमें डेमोन्स्ट्रेशन दी हुई है, तो इसके इक्विपमेंट में ये इतना है, जो दूसरा इक्विपमेंट होगा उसकी फिर अलग होगी, तो हर किसी की रेंजेस वगैरह चेंज हो सकती हैं। तो अभी हम देख रहे हैं ये हमारे पास 1 केवी तक एसी वो जनरेट कर सकता है। 1 केवी से उसका आउटपुट में हम एक वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट लगाते हैं। नॉर्मली जो for increase input DC voltage we can use 1 volt multiplier circuit SCR, ठीक है, क्योंकि इनपुट हम जो AC दे रहे हैं तो आउटपुट के लिए हम उसको कन्वर्ट करेंगे थायस्टर या सर्किट है, ओनली कैपेसिटर और डायोड रिफ्लेक्टिव होगा। जैसे हम जिस फिगर करने के बाद पता चला कि हमको जो रेड फेज है वो रेड फेज के साथ अर्थ में फॉल्ट है, तो बाकी दो फेज हमको कुल का पॉजिटिव और नेगेटिव निकल रहा है, तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज डीसी है, तो डीसी मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अच्छा, ये उसके ना इक्विपमेंट के पूरा वो दिखा रहा है बैक साइड से भी। आप देखिए इस टर्मिनल से एक पॉजिटिव और नेगेटिव निकल रहा है। मान लीजिए हम जी सर, ये आउटपुट केबल है, मतलब पहले इनपुट दिया 220, अब आउटपुट जो जनरेट करके जो इतना हाई वोल्टेज आ रहा है वो एक्चुअली में डीसी आ रहा है यहाँ से, क्योंकि इसको कन्वर्ट किया जा रहा है उसको हाई वोल्टेज को, वो तभी ये इक्विपमेंट ना इतना बड़ा है, तो कन्वर्ट करके अब ये यहाँ पे लगाया गया है ये इक्विपमेंट। हम पहले इस केबल को मेजर किए, मेजर करने के बाद पता चला कि हमको जो रेड फेज है वो रेड फेज के साथ अर्थ में फॉल्ट है, तो बाकी दो फेज हमारा सही है। तो हमको ये डिस्टेंस जानने के लिए कि इस पैनल से मोटर का डिस्टेंस। अच्छा, अब ये जो आपके पास ना क्या कहते हैं कि हम जो पहले चेक करके आएंगे ये इसमें अर्थ फॉल्ट है या ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट है, ये पहले ही मेगर से उसने मालूम कर लिया, मतलब अब इसको पता है कि इस केबल में फला फॉल्ट है, या तो अर्थ फॉल्ट है या ओपन है शॉर्ट है, मगर वो फॉल्ट है कहाँ वो हम यहाँ से मालूम कर रहे हैं हम। 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर के अंदर कौन सा लोकेशन में सर जी जी सर जैसे इक्विपमेंट बड़ा है सर, अगर हम जैसे सर मतलब लो वोल्टेज जा रहा है, लेकिन सर जो है आगे जो है काफी हाई वोल्टेज सर जो ये दे रहा है, तो सर इसको मतलब काफी वो नुकसान नहीं होगा इसलिए नहीं कि इक्विपमेंट बड़ा है सर इसलिए। नहीं 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 नहीं, नुकसान तो अपनी जगह ये कि डेंजर है, मतलब सेफ्टी इस इंसुलेशन वगैरह हर चीज को किया जाता है, कैलकुलेशन की हुई होती है, और उसके टर्मिनल इतने ओपन जी नहीं सर। किए जाते, और ये सारी चीजें होती हैं। ये बात तो जरूर है, ये आपने इक्विपमेंट में भी देखा था अभी, वो इंडिकेट कर रहा था डेंजर हाई वोल्टेज, तो जी ये सर। तो जरूर होता है, सेफ्टी तो हमेशा करनी पड़ती है। जी सर। मगर एक बात ये भी यस जहन सर। में रखें कि ये जो यस सर। इक्विपमेंट होते हैं ना, अब जिस तरह मेगर वगैरह ये हर कोई यूज नहीं करता, मतलब ये यूज कौन करते हैं, प्रोफेशनल जो इंजीनियर्स होते हैं या टेक्नीशियंस होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इंडस्ट्रीज वो वगैरह में उनको, हाँ, यूज होते हो। मतलब इंडस्ट्री में या सर्विस में जो फॉर सपोज अंडरग्राउंड में, अब पाकिस्तान में अंडरग्राउंड केबलिंग जो मेरे ख्याल में हमारे पास बहुत कम है, यहाँ पे यूज होती है, मगर जिन जहाँ जहाँ पे यूज होंगी तो वो इक्विपमेंट होंगे, जो ये यूज करेंगे वो प्रोफेशनल होंगे, तो उनको अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह हर चीज का पहले ही पता होगा, फिर भी वो हर उन प्रोसीजर्स को ध्यान में रखते हुए चलते हैं, ठीक है। बाकी सेफ्टी का नो डाउट जी अपनी सर। जगह, ये तो इशू है ही है, क्योंकि हाई वोल्टेज जब होता है तो आप हमेशा ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। ये डेंजर। तो 220 ही खतरनाक है, ये तो फिर भी थाउजेंड वोल्टेज जा रहा है, जी। तो आपको जी सेफ्टी का तो रखना ही पड़ता है, तो मगर वो सब सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। जी सर। अभी जो है ना मसला पता है क्या है? अब फॉल्ट तो आपको पता चल गया, मिसाल और मैंने जो मैगर से मेथड बताया कि ये इस तरीके से आप समझो कि पता कर लिया कि इसमें ओपन है शॉर्ट है या जो भी फाइल की नेचर क्या है और किस केबल में। अब ये कि वो फॉल्ट है कहाँ, यहाँ लैब में तो बड़ा सिंपल है, आप 2 मीटर की वायर लेके उस पर टेस्ट कर लेते हैं, उसमें तो हमें पहले से ही पता होता है कि इसमें फॉल्ट है कहाँ पर, मगर जब प्रैक्टिकली जो होता है तो वायर्स कोई 2 मीटर या 3 मीटर पर नहीं होती, वो वायर्स होती किलोमीटर्स पर होती है, तो उसको एग्जैक्ट पता होना कि भाई उस किलोमीटर को आप पूरी को तो खुदाई थोड़ी करेंगे कि एक एक को कहाँ भी वो हो रहा है, तो जाहिर बात है वहां पे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो इंडिकेट कर देते हैं कि भाई फॉल्ट जो है ना इस टर्मिनल से लेके 500 मीटर दूर है, तो आप जो है ना अपना जो डिगिंग करते हैं ना वो उस एरिया पे ही करते हैं, और उधर जाके करते हैं और पता चलता है यहाँ पे ये फॉल्ट है, फिर उसको कनेक्ट करके या जो भी प्रोसीजर आपको यूज करते हैं करके आप जो है उसको कर लेते हैं, तो इस हिसाब से ये चीज बता रहे हैं। और ये जो केबल सिर्फ पावर केबल्स को बता रहा हूँ, जो आपके इवन जो क्या कहते हैं कि
टेलीकम्युनिकेशन की मैं बात करूं तो फाइबर ऑप्टिक में क्योंकि फाइबर ऑप्टिक जो यूज होती है मोस्टली आप अंडरग्राउंड सिस्टम में भी यूज होती है, जो टेलीकॉम के नेटवर्क्स होते हैं, तो उसमें भी इस तरह के इसके इक्विपमेंट्स हैं जिसमें आप फॉल्ट आइडेंटिफाई करते हैं किस जगह पर है, तो वहां पर भी आप को आइडिया हो जाता है कि कहाँ पे फॉल्ट है, और यहाँ पर फिर वो वहाँ पे खुदाई करके फिर वो उस जगह के वायर्स को सेट करते हैं, फिर वो आगे जाते हैं। जा सकता है, केबल आपका ओवरहेड जा सकता है, सही। ये डिफिकल्ट है कोई भी आदमी के लिए। ठीक है, कौन सा लोकेशन में है उसको अब आप नोट खुद ही करेंगे, ओवरहेड मिसाल सिस्टम होता है तो उसमें वैसे ही आइडिया हो जाता है कि कहाँ पर फॉल्ट है, आइडेंटिफाई करना इजी होता है। यहाँ पर देखो फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना कितना टफ हो रहा है। आइडेंटिफाई करना, तो हमने पहले इसको मेजर किया तीनों फेज का, और फेज टू अर्थ मेजर करने के बाद पता चला कि हमारा रेड फेज के साथ अर्थ अच्छा, ये जो मैंने आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये पार्ट जो हो रहा है ये मतलब मेगा से पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये ओपन है, शॉर्ट है, अर्थ वाली, उसके बाद आप ये टेस्ट कर रहे हैं कि अगर ओपन है तो किस जगह पर है। आई बात समझ में? पहले हमें ये पता चला कि 3 फेजेस में सिर्फ इस फेज ये फेज पास सपोज ओपन है, अब हम ये कर रहे हैं कि इस फेज में भी किस जगह पे ओपन है। तो प्रोसीजर को ध्यान में रखें। प्रैक्टिकली जब आप एज इंजीनियरिंग के तौर पे जाएंगे ना मिसाल तो वहां पर आपको ये काम करने होते हैं। अगर उसकी साइंस पता होना लाजमी, इंजीनियर को, इंजीनियर का काम ही यही है कि उसको पीछे बैकग्राउंड पता हो। जी सर। के साथ फॉल्ट है, तो हमने क्या किया, ये मशीन का जो पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल को हम जो फेज में फॉल्ट है उसमें लगाए, और दूसरा जो है वो केबल का आर्मर के साथ लगाए। केबल का आर्मर जो होता है वो अर्थ टर्मिनल होता है, ये कनेक्ट। अच्छा, इसमें क्या किया हुआ है इसने, जो डीसी है ना, जाहिर बात है आउटपुट डीसी आ रहा है तो उसके 2 टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव टर्मिनल को आप अर्थ कर देते हैं इस डिवाइस के, और जो दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल है जिसमें फॉल्ट आया है ना, जिस तरह यहाँ पर फॉल्ट आपके पास आया है, इसने जो डेमोन्स्ट्रेशन जिसमें दे रहा है वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसमें इसने आइडेंटिफाई किया इसमें फॉल्ट है, तो उस इक्विपमेंट का जो आपके पास डीसी आउटपुट आ रहा था वो इस टर्मिनल में लगा दिया। अब देखें क्या करता है। करने के बाद, लेकिन ये कनेक्शन करने के बाद एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, मोटर का दो साइड से केबल डिस्कनेक्ट होना चाहिए, मोटर का टर्मिनल से केबल डिस्कनेक्ट होना चाहिए, और पैनल साइड में भी केबल डिस्कनेक्ट होना चाहिए। डिस्कनेक्ट करने के बाद हम मेजर करते हैं, मेजर करने के बाद आइडेंटिटी आपके बाद करने के बाद इंपल्स ऑन करने के बाद फिर हम एचवी ऑन करते हैं, एचवी ऑन करने के बाद। अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ इम्पल्स, मतलब आप जो है ना सिर्फ इम्पल्स को प्रेस करते हैं, थोड़ी देर के लिए एक इम्पल्स जाती है। इंपल्स ऑन करते हैं, इंपल्स करने के बाद पीरियोडिक इंपल्स मतलब ऑटो में हमको चलाना है तो उसको सिलेक्ट करते हैं उसके। अच्छा, अब यहाँ पर जो है नीचे आप देख रहे हैं ना, ये मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगा बाद में, आप लोग ना अपने साउंड के साथ भी सुनिएगा इस चीज को, क्योंकि ये उर्दू में ही बता रहा है यहाँ पर ना, जो आप लोगों को आवाज नहीं आ रही हो तो उसको देख लीजिएगा। अब ये देखो सिंगल इम्पल्स के साथ, मतलब एक दफा अगर ऑटो में कर लेंगे 15 सेकंड तक वो इम्पल्स रहे, 3 सेकंड या 6 सेकंड के लिए, कितने के लिए हो उसका जो है ना ये पूरा आपके पास वो बता रहा है कि पीरियडिकली कितनी देर तक वो इम्पल्स देता रहे। हमको चलाना है और पीरियोडिकली इंपल्स वोल्टेज जनरेट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी बेसिकली अगर हम देखते हैं तो ये जो देखिए ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का जो है वो प्राइमरी साइड है, हम 232 को एसी तो करता है, ये आपका नेटवर्क से जनरेट होगा। अच्छा, केबल का पोर्ट ये है, अभी आप देखिए हम इसको 16 केवी में सिलेक्ट कर दिए है। अब ये देखो ये चीज लिख के आ रही है, सच वोल्टेज क्रिएट नॉइस एंड वाइब्रेशन एट द फॉल्ट साइड। अब मसला ये है कि हमारे पास ना इसमें एनिमेशन नहीं है, मैंने एक एनिमेटेड वीडियो भी देखी निकाली थी आप लोगों के लिए, मैं आपको ठीक है। अच्छा, ये चलो समझ में आ गई होगी यकीनन आप लोगों को ना, एक जी एनिमेटेड सर। अभी अभी तक इसमें कोई कंफ्यूजन समझ में आ गई है तो ठीक है, मैं आगे बढ़े फिर हम। हाँ, यहाँ पर जो है ना मैंने एक आपको चीज दिखानी थी कि एग्जैक्ट किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं है, हम तो वैसे ही चीज़ों को बेसिक समझ में आ गए। तो ये था थंपिंग मेथड, ये पूरा लिखा हुआ है कि आपके पास क्या हो रहा है, आप जो है इसमें
थोड़ी देर के लिए मतलब वो सिग्नल जनरेट करके देते हैं, जिस तरह ये मशीन से मैंने पूरा दिखा दिया ना आप लोगों को कि वो इम्पल्स जनरेट करके देता है। तो जहाँ पर भी फॉल्ट होता है तो वहाँ पे साउंड जनरेट होता है, और साउंड जो है उसकी फिजिक्स हमने फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ कर आए हैं। तो साउंड जो होता है वो डेंस मीडियम में ज्यादा जो है ना तेज ट्रेवल करता है, और उधर जो है आपके पास एक वाइब्रेशन जनरेट होती है। अब मिसाल फिर आप नीचे ऊपर जमीन पे ना वो वाइब्रेशन वाले वो इक्विपमेंट डिटेक्शन वाले ना इक्विपमेंट लगाते हैं अलोंग द पूरी केबल के साथ। जैसे जैसे मतलब जहाँ जहाँ एक केबल है, अब सपोज करें ये केबल है, आपने ये इक्विपमेंट यहाँ पे लगाया और इस टर्मिनल से आप ना उसको पल्सेस दे रहे हैं मिसालो 16 केवी की, तो आप ये इधर दूसरे इक्विपमेंट है ना उसे टेस्ट करते जा रहे होंगे कहाँ कहाँ पे थंपिंग साउंड ज्यादा आ रहा है। अब फॉर सपोज आपके पास थंपिंग साउंड यहाँ पे ज्यादा आ रहा है तो यहाँ पे रीडिंग ज्यादा आएगी। ये चेक करते गए आपको पता चला कि यहाँ पे थंपिंग साउंड ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर आपके पास फॉल्ट है। तो ये तरीका होता है आपके पास इसमें फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन का। दूसरा है टीडीआर। ये देख रहे हैं, ये टीडीआर में ये देख रहे हैं क्या सीन हो रहा है। एक सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं और जहां पर भी फॉल्ट है, अब ये सपोज करो कि आपके पास ये केबल है, इसमें आपने एक सिग्नल भेजा है इस शेप वाला। अब यहाँ पे फॉल्ट है, जैसे ही फॉल्ट होगा ना तो आपने इस इक्विपमेंट जो यहाँ से आपने एक सिग्नल भेज दिया और इस पे गया, यहाँ पे फॉल्ट था तो यहाँ से एक रिफ्लेक्ट बैक होके सिग्नल आता है। तो रिफ्लेक्ट बैक जो आता है ना, तो उसमें क्या होता है, पहले मिसाल आपने सिग्नल भेजा, मैं यूं कर रहा हूँ, 0 टाइम पे मैंने एक सिग्नल भेजा, यहाँ से यूं ट्रेवल होता जा रहा है सिग्नल, और यहाँ पे आपका था फॉल्ट सिग्नल, यहाँ पे फॉल्ट था और यहाँ से फॉल्ट होने के बाद एक रिफ्लेक्टेड सिग्नल जनरेट हुआ। जिस तरह यहाँ पे ये शो कर रहा है ना फॉल्ट है, तो फॉल्ट पे ये रिफ्लेक्टेड सिग्नल जनरेट हुआ, वो रिफ्लेक्ट बैक सिग्नल होके आके इक्विपमेंट पे आएगा। तो इक्विपमेंट के पास एक टाइमर लगा होता है। टाइमर क्या होता है कि वो ये देखता है कि एक जब उसने सिग्नल जनरेट किया और उसके बाद रिफ्लेक्टेड सिग्नल कब आया, उस टाइम को नोट करता है, जब सिग्नल सेंड किया और जब सिग्नल रिफ्लेक्ट होके बाद में आया। फास्ट सपोज उसके बाद आया 2 सेकंड में, मतलब 2 सेकंड में उसने टाइम सेंड किया सिग्नल और रिफ्लेक्ट बैक होके आ गया। तो उसके बाद वो एक एल्गोरिथम लगाता है, क्योंकि जो आपके पास सिग्नल ट्रेवलिंग जो हम एक पढ़ रहे हैं ना, फार्मूला होता है S इज इक्वल टू V इंटू टी। मतलब अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो टाइम से आप जो है ना डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं कि कितना कवर हुआ है, ऐसे ही है ना, S इज इक्वल टू V इंटू टी। अब जी क्योंकि सर। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वेव है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है 3 इंटू 10 पावर 8, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बराबर होती है, ठीक है। और टाइम आपको पता चल गया 2 सेकंड है, तो इससे आप जो है ना फॉल्ट की लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पर है, और इस वजह से इसको कहा जाता है टाइम मेजर टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, क्योंकि इसका जो मेजर काम है या मेजर जो वर्किंग प्रिंसिपल वो यही है कि सिग्नल जब रिफ्लेक्ट बैक होके आता है, ये देख रहे हैं ये रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, तो उस पे काम कर रहा है, इस वजह से इसका नाम है टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, और इसको शॉर्ट में कहा जाता है टीडीआर। आई बात समझ में या नहीं आई मेरी बात समझ में? जी सर। मैं इसकी भी आपको वीडियो दिखाऊं ऐसे ही कब तब पता चलेगा, ऐसे क्या? इसको हम जो है ना पहले वाले मेथड पे लेके आएंगे, इससे हम जो है ना अपनी पावर केबल्स को डिटेक्ट करेंगे। और तीसरा इसमें जो मेथड है वो ट्रांसमीटर वाला एमटीएस जहाँ पे लिखा होगा वो हम बाद में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम जो है ये अपनी पावर केबल के लिए मैं आपको वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ। ये कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी है इसकी। तो आपको यकीनन जी ये सर। तो ज्यादा हो गया होगा कि एक केबल टेस्टिंग भी एक बड़ा समझो कि बड़ा डोमेन है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ आप जो है असल में जो है ना एनिमेशन जी सर। वाले वीडियो, ठीक है मैं आज भी ना शेयर कर दूंगा ये वीडियो, चलो आप लोगों के साथ। अभी एज सच में जो तो Good morning, everybody, and thank you for joining us today. Welcome to Vendor's monthly webinar series. Today's topic is going to be cable fault location 202 advanced techniques. My name is Sarah Bow.
ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह वो बाकी आपके पास, क्योंकि मैंने कुछ आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर दी हैं और अभी तक के लिए इतना ही है। और किसी को कोई क्यूरी हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, तो आप यकीनन मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, ये टॉपिक ना अभी हमारा अच्छा खासा था, मुझे आज ज़्यादा कवर करना था, पर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमने इस पे ज़्यादा मेरा टाइम लग गया। मगर अगर चीज़ें समझ में आ गई हैं तो फिर मेरा जो है ना वो काम समझो कि टाइम ज़ाया नहीं हुआ बल्कि फ़ायदेमंद रहा। तो इसके अलावा अच्छा अभी 2 मेथड और भी हैं, ब्रिज मेथड और फ्रेम मेथड, मैं उसको भी डिस्क्राइब करेंगे। अभी इतना मैंने डिस्क्राइब किया, उसके साथ जो कुछ जो आपके पास डॉक्यूमेंट में शेयर करूंगा उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी जो नेक्स्ट हमारा इसके साथ टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इंसुलेटेड केबल्स। अब क्या हो गया कि ये तो हो गया, बात समझ में आ गई कि ठीक है, हमने डिफरेंट मेथड बता दिए और मेथड बहुत सारे हैं, हर मेथड के अपने अपने जो है ना फायदे और नुकसान हैं। ये बात चलो समझ में आती है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में भी हर चीज के अपने अपने फायदे हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि फॉर सपोज आपको गुलशन से सी व्यू जाना है मसलन, तो आप ना उसको साइकिल पे भी जा सकते हैं, आप फॉर सपोज पैदल भी जा सकते हैं, आप फॉर सपोज गाड़ी पे भी जा सकते हैं, आप सपोज जो है ना एक बाइक पे भी जा सकते हैं। मगर हर चीज के अपने अपने फायदे हैं। पैदल में आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है, आप थक जाएंगे और सही पहुंच पाए ना मतलब वहां तक। मैं सपोज कर रहा हूँ, ऐसा तो कोई कहता तो नहीं है, कोई जुनून ही होगा। अच्छा, उसके अलावा साइकिल पे भी ऑलमोस्ट पैदल से तो कम ही टाइम लगेगा, मगर एक आपको थकन वाली वो थका देगा और टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। अच्छा, इसके बाद मोटरसाइकिल वाला, ये अच्छा है कि आप मोटरसाइकिल पे कम टाइम में वहां तक पहुंच जाएंगे, मगर वहां पर ऑब्वियस ही बात है उसका में फ्यूल वगैरह आपका एक्स्ट्रा खर्चा होगा। मगर अगर फॉर सपोज आप 3 बंदे हैं तो मोटरसाइकिल पे नहीं जा सकते, फिर आप क्या करते हैं, गाड़ी पे लेते हैं। अगर गाड़ी आपको अगर अच्छी लग्जरियस चाहिए तो उसका और खर्चा। तो क्या हुआ, हर मेथड का अपना अपना है। हालांकि आपको जाना गुलशन से सी व्यू तक है, मगर आपके पास इतने ऑप्शन है, मगर हर किसी के अपने अपने फीचर्स हैं। किसी में टाइम ज्यादा लगता है, कोई किसी में पैसा ज्यादा लगता है, किसी कब आप बंदे ज्यादा हो जाते हैं तो उस मेथड में एडजस्ट नहीं होते, एंड सो ऑन। तो एग्जैक्टली जो आप ये देखते हैं ना केबल टेस्टिंग वगैरह, ये वो या जो भी हम काम करते हैं तो उसके बहुत सारे मेथड्स आते हैं। तो उस मेथड्स में ऐसे नहीं है कि हर बस हर मेथड के अपने फायदे हैं। कोई इकोनॉमिकली मतलब है, मतलब उसके इक्विपमेंट सस्ता है, कोई यूज में इजी है, कोई जो है मिसाल तौर अब वोल्टेज लेवल्स बहुत है ना, 100 मिसाल लो 230 400 11 केवी 66 केवी, तो हर इक्विपमेंट हर वोल्टेज पे काम नहीं करता, हर केबल पे काम नहीं करता। अगर करता है तो कोई इफिशिएंटली करता, कोई नहीं करता। तो ये एज ए इंजीनियर के तौर पे आपको खुद चीजें जो पढ़कर समझ कर या एक्सपीरियंस के साथ साथ ये आप होता है कि कौन सी चीज कहाँ पे यूज करनी है। तो आई होप कि ये चीज अब क्लियर हो गई होगी यकीनन आपको, या नहीं? जी सर, क्लियर हो गई। ठीक है, गुड। अच्छा, तो ये तो टेस्ट से ही मैंने एक बेसिक रिव्यू आपको थंपिंग मेथड टीडीआर मेथड का बता दिया। बाकी जो ब्रिज मेथड और फ्रेम मेथड, ये जो है ना दो आप खुद उसको स्टडी कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि असाइनमेंट समझोगे, ये आपकी एक रीडिंग असाइनमेंट है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा जो टॉपिक है जो, अच्छा मीटिंग भी 5 मिनट में सर हमारी कौन सा मेथड? ये है ना एक फ्रेम मेथड, ये स्लाइड शेयर की हुई है मैंने वैसे भी उस पे गूगल क्लासरूम पे, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। सबसे लास्ट जो सेकंड लास्ट स्लाइड है ये, लोकेटिंग फॉल्ट, लेक्चर नंबर 5B में, उसमें ब्रिज मेथड और ए फ्रेम मेथड, ये बाकी दोनों मैंने जो है ना आपको टीडीआर और जो थंपिंग मेथड, थंपिंग में मतलब आइडिया हो गया होगा थंपर। कि मतलब आप क्या कर रहे हैं कि हाई वोल्टेज दे रहे हैं और वो आपको थंपिंग साउंड आ रहा है। अच्छा, इसकी और भी बहुत सारी वीडियोस वगैरह मैं वैसे वो शेयर कर दूंगा वहाँ पे ना गूगल क्लासरूम में, मैंने बहुत सारी शेयर की हुई हैं। तो आप ना जो हर टॉपिक के वीडियोस हैं मैं शेयर करता रहता जी हूँ, सर। ताकि वो विजुअल आपको इम्पैक्ट भी देखते जाए उनपे। जी। और यहाँ पे आप क्लास में आपके साथ कम शेयर, मतलब जी वो सर। मेन वो भी शेयर कर देता हूँ। तो ये 2 मेथड देख लिया, उसके बाद में हम आते हैं कि हर केबल की जो है ना रेजिस्टेंस भी होती है, क्योंकि अगर कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टेंस होगी, सिंपल सी बात है। कोई भी हमेशा आइडियल वो होता है कि सुपर कंडक्टर उसको कहते हैं जिसकी रेजिस्टेंस 0, ऐसा प्रैक्टिकली कभी नहीं होता। बस प्रैक्टिकली ये होता है कि उसकी रेजिस्टेंस कम से कम हो। तो
हर केबल की रेजिस्टेंस है, तो ये भी मालूम करेंगे। अच्छा, अब जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक आ जाता है ना, जब जहाँ पे दो वायर्स या दो कंडक्टिंग चीजें हो, उनके दरमियान कोई ना कोई इंसुलेटिंग या डाइलेक्ट्रिक हो, तो वहां पे कैपेसिटेंस आ जाता है, उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस टेक। ऐसे कि जैसे मिसाल एक हम एनोड है, ये कैथोड है, इसके दरमियान अगर कुछ भी ना हो तो एयर एज ए डाइलेक्ट्रिक के तौर पे काम करती है, और यहाँ पर कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होगी, ठीक है। इसी तरीके, क्योंकि अब यहाँ पे केबल्स जो जा रही हैं, एक ये केबल जा रही है, इसके ऊपर इंसुलेशन लगी हुई है, और इंसुलेशन के ऊपर जो है आपके पास ऊपर फिर मेटल लगा हुआ है, जो हमने कल शीट पढ़ी थी ना, जो मैंने आपके पास केबल्स को डिस्क्राइब किया। तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव चार्ज हो गई, और ऊपर जो इसके ऊपर जो मेटेलिक शीट्स लगी हुई थी, जो एल्यूमिनियम की, जो आर्मरिंग के तौर पे, वो एज ए एनोड के तौर पे काम करती है। मतलब कि इस केबल में भी कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस जरूर होगी। तो इस कैपेसिटेंस के फिनोमेना को भी हमें पता होना लाजमी है, क्योंकि इस पे भी आपको है ना कैपेसिटेंस जितनी होगी, तो उससे आपके जो कैपेसिटेंस का अपना लीकेज करंट जाता है, तो उस लीकेज को भी हमें ध्यान में रखना है कि केबल में ज्यादा लीकेज ना हो, और ज्यादा वो कैपेसिटेंस होगी तो आपके पास जो है वो, अगर इन केस ऑफ फेलियर होगी तो कितना शॉर्ट सर्किट वगैरह क्या होगा, ये सारा हमें पता चलता है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द केबल। और उससे फिर हमें ये पता चल रहा है कि एक केबल में हम मैक्सिमम कितना करंट जो है ना वो कैरी कर सकती है विद क्या कहते हैं कि अलोबल विथ स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हुए हैं दिए हुए हैं ना, उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए एक केबल में कितना आपके पास करंट गुजर सकता है, जिसको हम कहते हैं एम्पिसिटी। इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले आते हैं रेजिस्टेंस पे। कैपेसिटेंस में आएंगे, मैं अगेन इसका भी आपको विजुअल्स दिखाऊंगा, तो वीडियोस वगैरह या विजुअल्स में दिखाऊंगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को उससे आइडिया हो जाएगा कि ये होता क्या है। कभी आपने क्रॉस सेक्शन में देखा, क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, देखा है? क्रॉस सेक्शन किसको बोलते हैं? सर क्रॉस सेक्शन, हाँ, क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शन नहीं पता? क्रॉस सेक्शन तो भाई ऐसे ही है, जितना केबल को हम कट करके उसको सामने से देखें। मैं इसको, इसकी अब क्या विजुअल दिखाऊं, चलो मैं देख लेता हूँ। ये देखो, ये है ना, अगर मैं मिसाल और इसको, ओहो, ये देख रहे हैं, ये केबल है, मैंने इसको बीच से काट के, इसको अगर काट के सामने से देखूं तो इसको मैं कहूंगा ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो इस तरीके से जो आपके पास जो है एक केबल का क्रॉस सेक्शन जो है हम देख रहे हैं, और उसकी फिर अब कैलकुलेशंस कर रहे हैं। क्लियर है? क्रॉस सेक्शन जी समझ सर। में आ गया ना? जी सर। अच्छा, ये मीटिंग अगेन एंड हो रही है, तो मैं आज की मीटिंग एंड होगी, तो जी मैं जी सर। क्लास यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, फिर कल वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर ये क्रॉस सेक्शन है सही वो सर। एक्चुअली, अब इस केबल के क्रॉस सेक्शन में एक चीज तो है ही नहीं, इसमें एक कोर है, उसके बाद फिर इंसुलेटिंग मटेरियल है, फिर वो उसके बाद बेडिंग है, फिर आर्मरिंग है, फिर ऊपर से टेपिंग है, ये सारी चीजें हैं ना। तो हर चीज के जो यहाँ पर ये देख रहे हैं, केबल इंसुलेटर प्रोवाइडेड विद सुटेबल थिकनेस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द लीकेज करंट। इंसुलेटिंग मटेरियल तो ऐसे ही जैसा नॉर्मल केबल भी हमारे पास जो होती है, जो आपको हम